वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ निर्देशों के साथ अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा है। पहला नंबर पे है, न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को वक्फ के रूप में अधिसूचित नहीं किए जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हों या वक्फ वाया डीड। संशोधन अधिनियम की शर्त जिसके अनुसार वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा, जबकि कलेक्टर इस बात की जांच कर रहा है कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। तीसरा है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के। अदालत अंतरिम आदेश के पहलू पर कल यानी गुरुवार को दोपहर 2 बजे पक्षों की सुनवाई करेगी। क्या सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां वक्फ के रूप में अस्तित्व में नहीं रह गई? कई शताब्दियों से मौजूद वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को कैसे रजिस्टर्ड करने के लिए कहा जा सकता है? सीजीआई ने जामा मस्जिद दिल्ली का उदाहरण दिया। तीसरा है, क्या ये कहना उचित है कि जब तक सरकार का अधिकृत अधिकारी इस विवाद की जांच पूरी नहीं कर लेता कि ये सरकारी संपत्ति है या नहीं, तब तक किसी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। चौथा है कि धारा 2(a) का प्रावधान न्यायालय के उन निर्णयों को कैसे रद्द कर सकता है जो संपत्तियों को वक्फ घोषित करते हैं। पांचवा है कि क्या नए संशोधनों के बाद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्य मुस्लिम होंगे? न्यायालय के वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली हाईकोर्ट की याचिकाओं के एक साथ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी प्रस्ताव रखा है। आपको बताते चले कि सुनवाई शुरू होते समय सीजीआई खन्ना ने क्या कहा, वो समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम 2 पहलुओं पर पूछना चाहते हैं कि क्या हमें रीट याचिकाओं पर विचार करना चाहिए या उन्हें हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिए। दूसरा, आप किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। चूंकि इसमें कई याचिकाकर्ता शामिल थे, इसलिए सीजीआई ने कहा कि शिष्टाचार बनाए रखने के लिए बहस करने वाले वकीलों के नाम पुकारेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें शुरू की और तर्क को इस प्रकार संक्षिप्त में प्रस्तुत किया। संसदीय अधिनियम के माध्यम से आस्था के आवश्यक और अभिन्न अंगों पर हस्तक्षेप किया जाता है। इनमें से कई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद उन्होंने अधिनियम धारा 3R जैसे कि संशोधित किया गया है का हवाला दिया, जिसमें एक शर्त है कि किसी व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि वह वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है और संपत्ति के समर्पण में कोई षड्यंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं वक्फ बनाना चाहता हूं तो मुझे राज्य को ये दिखाना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं। अगर मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या राज्य तय करेगा कि कितना अच्छा या बुरा मुसलमान हूँ? मेरा व्यक्तित्व कानून लागू होगा। उन्होंने वक्फ बाय यूजर की चूक पर भी सवाल उठाया। सिब्बल ने पूछा है कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने धारा 3A वक्फ ऑल अलौदा पर सवाल उठाया। सिब्बल ने पूछा, राज्य कौन होता है ये तय करने वाला कि उत्तराधिकार कैसे होना चाहिए। इसके बाद सीजीआई खन्ना ने बताया कि हिंदुओं के मामले में संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया है। सीजीआई खन्ना ने कहा, अनुच्छेद 26 विधायिका को कानून बनाने से नहीं रोकता है और अनुच्छेद 26 सार्वभौमिक है, धर्मनिरपेक्ष है, सभी समुदायों पर लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू संरक्षता अधिनियम आदि अधिनियमित किए गए हैं। सिब्बल ने कहा कि उत्तराधिकारी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लागू होता है और यहाँ राज्य व्यक्ति की मृत्यु के दौरान के पहलू में हस्तक्षेप कर रहा था। इसके बाद सिब्बल के प्रावधान का हवाला दिया कि सरकार संपत्ति के रूप में पहचानी गई संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं होगी और सरकार का प्राधिकारी विवाद का फैसला करेगा। सिब्बल ने कहा कि सरकार एक अधिकारी अपने मामलों में जज होगा, ये अपने आप में असंवैधानिक है। सिब्बल ने धारा 3D का हवाला दिया जो ASAMR एक्ट के तहत ASI संरक्षित स्मारकों पर वक्फ के निर्माण को अमान्य करता है।
सीजीआई ने तब बताया कि प्रावधान के अनुसार यदि संपत्ति वक्फ के निर्माण के समय संरक्षित स्मारक है तो ये ऐसा वक्फ अमान्य होगा। आगे सीजीआई ने कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे। सिब्बल ने जवाब दिया, जामा मस्जिद। हालांकि सीजीआई ने कहा कि जामा मस्जिद को बाद में संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है। आगे सीजीआई ने कहा कि मेरे हिसाब से व्याख्या आपके पक्ष में है। अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया जाता है तो इससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वक्फ ही रहेगा। आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित किए जाने के बाद इसे वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अधिकांश स्मारक प्राचीन मस्जिदें इस धारा के दायरे में नहीं आएगी। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जेपीसी द्वारा विस्तृत अभ्यास के बाद कानून बनाया गया है जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकों के और हितधारकों के विचार के लिए एसजी ने जोर देकर कहा कि संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद विधेयक पारित किया है। आपको बताते चले कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ प्रावधान को छोड़कर केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, परिषद और बोर्ड में महिला सदस्यों को शामिल करने की सीमा 2 तक सीमित करना, वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के रूप में रहने की पूर्व शर्त, वक्फ अल अलौदा को कमजोर करना, वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास करना, न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील, सरकारी संपत्ति के अतिक्रमण से संबंधित विवादों में सरकार को अनुमति देना, वक्फ अधिनियम पर सीमा अधिनियम का लागू होना, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर बनाए गए वक्फ को अमान्य करना, अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर प्रतिबंध आदि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे चुनौती दी गई है। आपकी इस पे क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।